जी नेक्स्ट देखिए आप कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस तो देखो अब इसमें ना टाइप्स ऑफ फंक्शन के बाद इसमें दो चीज और पढ़ेंगे। वन इज द कंपोजिट फंक्शन और एक इनवर्स निकालना, हाउ टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। और इनवर्स क्या कहलाता है वो हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कंपोजिट फंक्शन। सो कंपोजिट फंक्शन का क्या मतलब बताएं? अ फंक्शन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर देन टू फंक्शंस, है ना। अ फंक्शन विच इज combination of two or more than two functions in such a way। मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं कि आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये सब नहीं। अ फंक्शन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू, कम से कम दो तो लेना ही है, टू एंड मोर देन टू फंक्शंस in such a way that output of one of the function becomes input of another function if exist। क्या मतलब if exist का? मान लीजिए किसी एक फंक्शन का जो आउटपुट है उसमें सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, है ना, और जो दूसरा फंक्शन है जिसका वो इनपुट बनने वाला है वो लॉग है, तो कैसे वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा एज ए इनपुट? आप समझें, जैसे समझिए यहाँ पे मैं सिंपल एकदम भाषा में समझाती हूँ आपको। ये एफ है, हम दो तरह के कंपोजिट फंक्शन पढ़ते हैं। इसको मैंने इनपुट दिया एक्स, राइट, एक्स मैंने इसको इनपुट दिया। सो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा? एफ ऑफ एक्स। एफ कोई फंक्शन है, उसको इनपुट दिया आपने एक्स, तो वो क्या प्रोवाइड करेगा आपको? एफ ऑफ एक्स यानी वाई। नाउ एफ एक्स इज द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एफ, बट नाउ दिस विल बी इनपुट ऑफ द सेकंड फंक्शन। क्या लिया मैंने? जी। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? जी ऑफ वाई यानी क्या? जी ऑफ एफ एक्स। एंड सिंपली इसको गॉफ भी बोलते हैं, हम ऐसे भी लिखते हैं। आप समझे? f का इनपुट x, आउटपुट कितना मिलेगा? एफ एक्स मतलब y। अब नाउ देखो ये जो y है, दिस y इज द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन बट दिस विल बी इनपुट ऑफ द सेकंड फंक्शन। तो यहां से मिलेगा g ऑफ y। जैसे आप घर x दे रहे हो तो ये आपको f ऑफ x दे रहा है ना। अब ये कितना दे रहा है? g ऑफ y। एंड y कौन है? g ऑफ x। इसको बोलते हैं गॉफ। इसको पढ़ते क्या है? गॉफ। एक और फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिट, इसको g, इसका इनपुट कौन हो गया? x। तो नाउ दिस विल गिव यू क्या? gx। अब gx क्या जाएगा? f का इनपुट बनेगा, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? f ऑफ gx। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो इसको पढ़ते हैं फॉग, इसको पढ़ते हैं गॉफ। तो सुनिए, लेट f कोई फंक्शन ले लिया मैंने, डिफाइंड फ्रॉम द सेट a टू b, एंड g इज अनदर फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम b टू c। कैसे हो गया? देखिए ऐसे समझिए, ये मैंने लिया क्या? f, यहां मैंने लिया ये g, ठीक है, और यहां क्या बनेगा वो अब आप देखना। तो f डिफाइंड है आपका a, ये b और ये c। f डिफाइंड किया आपने a टू b। सपोज 1 2 3 4 यहां ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहां ले लिया मैंने a b c, और यहां ले लो आप अल्फा बीटा गामा और डेल्टा जो भी। अब इसको तो मैंने डिफाइन कर दिया ऐसे, ये चला गया यहां और ये चला गया ऐसे, और ये 4 चला गया बी पे, ठीक है। यहां ये इस पे चला गया, ये इस पे ले लिया मैंने, और ये चला गया ऐसे। क्लियर है? ये कौन डिफाइन किया मैंने? जी। तो क्या ऐसा कोई फंक्शन बन सकता है? यहां देखें, ये जो b है, b क्या है? उसके लिए तो आउटपुट बनेगा, किसके लिए? f का। लेकिन ये जो c है, इसका अब ये क्या काम कर रहा है? इनपुट का। तो हम डायरेक्टली क्या बना सकते हैं? यहां से क्या निकलेगा? f ऑफ x, और f ऑफ x अब किसका इनपुट बनेगा? g का। तो यहां से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं g ऑफ एफ एक्स। कैसे? आप सुनो,
g ऑफ एफ एक्स के लिए x तो बनेगा उसका इनपुट और g बनेगा उसका आउटपुट, है ना। तो अब देखो ये इसका इनपुट, ये इसका आउटपुट। यहां से मुझे क्या मिल रहा है, सुनिए एक एक चीज को ध्यान से समझिए। f(1) मुझे कितना मिल रहा है, a। x इक्वल टू 1 पे f का वैल्यू a, f2 कितना आ रहा है b, f3 कितना आ रहा है c और f4 कितना आ रहा है b। क्लियर। फिर उसके बाद यहां देखेंगे g ऑफ a, g ऑफ b एंड g ऑफ c, ये बताना आप। तो g ऑफ a कितना आ रहा है अल्फा, g ऑफ b बीटा, g ऑफ c डेल्टा। अब मुझे क्या करना है, कंपोजिट फंक्शन बनाना g ऑफ एफ एक्स। तो आप ये इसको स्किप करके डायरेक्टली ले लो ना, कैसे देखो। अब आपके पास है g ऑफ एफ एक्स, यानी आपको किस पे निकालना है, x1 पे, फिर g ऑफ 2, है ना। आप इसको गॉफ नहीं लिख के तो g ऑफ ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के लिए, है ना, दोनों इक्वल ही होते हैं भाई, और 4 के लिए। अब आप ध्यान से सुनिए, f1 कितना है, f1 यहां से देख के बोलो ना a, और ga कौन है अल्फा, f2 कितना है, f2b और gb कितना हो गया बीटा। सिमिलरली f3 बोलो c, और ये कितना हो गया डेल्टा, और f4 यानी g, f4 हो गया b और वो कितना हो गया बीटा। तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे कनेक्ट कर सकती हूँ ना, देखो ये कौन हो गया अब आपका, है ना, 1 2 3 और 4 और अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो 1 किस पे जा रहा है, x जब आपका 1 है तो ये किस पे कनेक्ट हो गया, अल्फा पे, 2 के लिए बीटा, 3 के लिए क्या डेल्टा, और 4 के लिए क्या, 4 के लिए बीटा, डेल्टा कनेक्ट ही नहीं। सो अगर a टू b, सुनिए a टू b अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है f एंड b टू c कोई और दूसरा फंक्शन g डिफाइंड है, देन वे कैन डिफाइन क्या, g ऑफ एफ एक्स, कैसे a टू c, और इसको बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, जहां पे पहले x किस में इंसर्ट करेगा, f में, और ये एफ एक्स जो आउटपुट है, f का तो आउटपुट है लेकिन g के लिए क्या बनेगा, इनपुट। तो g ऑफ एफ एक्स कंपोजिट फंक्शन है। ऐसे ही हम f ऑफ जी एक्स भी बनाते हैं। और ये बात ध्यान रखना, देखो आप ऐसे लिखो या आप सिंपली ऐसे लिखो, दोनों क्या है, इक्वल है। जैसे आप समझिए, मैं आपको यहाँ बताती हूँ, सपोज फ्रीली आपको कंपोजिट फंक्शन निकालना है, एफ एक्स आपको दे रखा है, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स आपको कितना दे रखा है, कॉस एक्स। अब आपको ना एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स। तो क्या करेंगे, जहां एफ एक्स है वहां एक्स की जगह कितना पुट करेंगे, जी एक्स। जिधर में भी आपका एफ एक्स है, कहां नजर आ रहा है, वहां पे देखो एक्स की जगह कौन आ गया, जी एक्स। तो यहां लिखिए आप जी एक्स का होल स्क्वायर, यानी क्या, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमें निकालना, ये तो क्या निकाला मैंने, फॉग, ये तो ये निकाला मैंने। अब हमें निकालना है जी ऑफ एफ एक्स यानी गॉव। तो जी एक्स में जहां जहां एक्स है वहां कितना डाल दूं मैं, एफ एक्स। तो ये कौन बन गया, कॉस एफ एक्स, यानी कॉस क्या, एक्स स्क्वायर। और यहां से मुझे क्या पता चलता है कि जो एफ ऑफ जी एक्स है दिस नॉट इक्वल टू क्या, जी ऑफ एफ एक्स। आप देख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स जी ऑफ एफ एक्स के इक्वल नहीं है। समटाइम्स का किसी पर्टिकुलर केस में इक्वल हो जाए तो दैट इज अनदर इशू, पर यहाँ पे जनरली नहीं होता है ना। ऐसे अगर आपको 3 के लिए निकालना है, देखें लिखना आना चाहिए कंपोजिट फंक्शन लिखते कैसे। कंपोजिट फंक्शन समझ में आया, जैसे ये कनेक्टिविटी की तरह काम करते हैं। जैसे आपने 2 पाइप ले ली जिसमें वाटर फ्लो करता है, तो एक पाइप को दूसरे पाइप से कनेक्टर के थ्रू आप कनेक्ट कर देते हैं ना, बिल्कुल वैसे है। तो कंपोजिट फंक्शन ये 2 का हो गया। अब जैसे सपोज मुझे 3 के लिए लेना है, कैसे, एफ एक्स को आप वही ले लो एक्स स्क्वायर, है ना, जी एक्स आप कितना ले लो, कॉस एक्स, और एच एक्स जो है वो और कोई फंक्शन ले लो, ये तो आपका एक्स स्क्वायर होगा। इसको कितना ले लेते हैं हम लोग, वो ले लेते हैं, क्या कहते हैं, सेक इनवर्स एक्स। डिफाइन होता ही नहीं होता है वो एक अलग बात है, मैं आपको सिर्फ लिखना बताना चाहती हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स,
इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं, वो एक ही बात है ना, वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या करेंगे सुनिए, f ऑफ g ऑफ hx, g ऑफ hx, hx कौन, sec इनवर्स x, ऐसे। अब जो g ऑफ sec इनवर्स x है, कहाँ है gx, जरा ढूंढो तो, ये रहा, ये रहा, यहां लिखा हुआ है। अब सुनिए, इसका जो इनपुट है वो x की जगह कौन हो गया, sec इनवर्स x, तो यहां क्या लिख लेंगे, f ऑफ g sec इनवर्स x क्या हो जाएगा, cos ऑफ, बोलो बोलो, sec इनवर्स x, cos ऑफ sec इनवर्स x। अच्छा ये बात अलग है कि इसमें इनवर्स की प्रॉपर्टी लग जाएगी, sec इनवर्स x कितना होता है, cos इनवर्स 1/x, तो रहने दो, अभी हमें ITF की प्रॉपर्टीज नहीं जाननी है। और अगर आप कंफ्यूज होते हो तो फिर कोई और फंक्शन ले लो, ln x ले लो, अगर आप इवन मैडम काट दो तो ln x ले लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, है ना, मतलब मुझे आपको यहाँ ITF नहीं पढ़ाना, मैं ये कह रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ln x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए, बोलो बोलो, g, बोलो gx, तो g ln x मतलब cos ln x। अब ये जो है, ध्यान से देखो, ये पूरा जो है वो f का इनपुट बन गया, बन गया नहीं बन गया, f का ये रहा, और x की जगह ये आना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, cos ln x इसका होल स्क्वायर, यानी ये ऐसे लिखते हैं। सपोज आपको h ऑफ f ऑफ gx लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, h f gx, gx कहाँ है, cos x। अब fx ढूंढो, कहाँ, ये रहा, तो x की जगह कौन आ गया, cos x, तो cos स्क्वायर x, h cos स्क्वायर x। आई क्या बात समझ में। और अब hx को ढूंढो, ये रहा, x की जगह क्या आ गया, cos स्क्वायर x, तो ln cos स्क्वायर x। ये बात अलग है कि ये 2 ln cos x बन जाता है, फिर मैं कह रही हूं हमको लॉग की प्रॉपर्टीज में नहीं जाना। ये इस तरह से कंपोजिट फंक्शन पढ़ते हैं। तो ये 3 फंक्शंस के लिए है कंपोजिट फंक्शन, ये 2 के लिए। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में, मेनली जो हमारे सिलेबस में है वो 2 के लिए पढ़ेंगे। तो अगर कोई फंक्शन a टू b डिफाइंड है और g जो है b टू c डिफाइंड है, इसका जो आउटपुट है वो इसका इनपुट बनना चाहिए। तो फिर डायरेक्टली हम लोग जो कंपोजिट फंक्शन है उसको डिफाइन कर सकते हैं a टू c। ठीक है, तो गॉफ एंड फॉक के बारे में पहले कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर जानेंगे कि इनवर्स का कंपोजिट फंक्शन से क्या रिलेशन है, इनवर्स कैसे निकालते हैं, किस तरह के फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड हो सकता है, क्या हर तरह के फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। पहले तो ये समझेंगे इनवर्स होता क्या है, क्या मतलब है इनवर्स का, फिर फंक्शन, हर फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं या कोई कंडीशन होती है ना। अब देखिए ये इस एग्जांपल के थ्रू समझिए, आपको फंक्शन f जो है वो डिफाइंड है a टू b, इसको a सेट ले लें एंड कंसीडर दिस b सेट, तो ये b बन गया और इसको क्या मान लें आप c, यानी देखो ऐसे डिफाइंड है, ठीक है, दिस इज a, ये b और ये c, यहाँ डिफाइंड है f और यहाँ डिफाइंड है g। a में कितना दे रखा है एलिमेंट्स 2 3 4 5, b में 3 4 5 9। देखो मैपिंग डायग्राम बहुत हेल्पिंग है, ये जो है ना, ये सारी, ये जो मैंने मैपिंग डायग्राम बनाया इसी से मैंने ये डेटा निकाला, या फिर आप इस डेटा से मैपिंग डायग्राम बना सकते हो, क्लियरली नजर आता है, इसको पिक्टोरियल डायग्राम भी बोलते हैं। सी में एलिमेंट क्या है 7 11 और 15। अब सुनिए f2, जब x का वैल्यू 2 है तो ये किस पे कनेक्ट हो रहा है 3 पे, f3 क्या जा रहा है 4 पे, f4 और f5, f4 भी 5 पे और f5 भी 5 पे। फिर G3 कितना 7 पे, G4 7, G5 11 और 9 भी। अब मुझे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गॉफ निकाल दो, गॉफ निकाल दो। तो कैसे निकालेंगे, यदि आपका देखिए f डिफाइंड है a टू b, g डिफाइंड है b टू c, देन g ऑफ fx कैसे डिफाइन करेगा a टू c। बोलो बात समझ में आई क्या। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, देखिए मैं लिख भी देती हूँ, आपको निकालना है इस पे वैल्यू। तो g ऑफ f2 कितना है, बोलो बोलो, g ऑफ f2 मतलब देखो ये x है, x गया पहले, इनपुट किसका बना f का, ये पूरा x है, यहाँ बना fx,
फिर fx जो है वो x के लिए तो आउटपुट है, लेकिन g के लिए क्या बनेगा, ये गॉफ के लिए क्या बनेगा, इनपुट है ना, यहां से गया, फिर g के लिए ये इनपुट बन गया और ये इसका आउटपुट हो गया g का, और यहां से डायरेक्टली गॉफ बन गया ये। तो आपने क्या करना है, g ऑफ f2 कितना है 3, अच्छा g3 कितना है 7, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं 2, फिर 3 पे गया और 3 किस पे कनेक्ट हो गया 7 पे, तो डायरेक्टली 2 किस पे कनेक्ट हो गया 7 पे। ऐसे देखो ये 2 3 4 5 और ये 7 11 15 है ना, और ये कौन है गॉफ, ये डिफाइंड है ऐसे, तो 2 कनेक्ट हो गया 7 पे। अच्छा हम 3 ले लेते हैं, तो कितना हो गया 4 और ये भी किस पे चला गया 7 पे। फिर g ऑफ f4 कितना हो गया, g ऑफ 5 और ये कहाँ चला गया 11, तो 4 11। अच्छा g ऑफ f5 कितना हो गया और ये वापस कितना हो गया, है ना, तो ये आ गया। तो यानी इनपुट कौन है ये और आउटपुट कौन हो गया ये। तो देखा जाए तो अगर मैं बात करूं कि गॉफ जो है, सुनिए अब मेरी बात सुनो, इसमें और हम एडिशनली ऐड कर देते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको बताते हैं कि ये आपको बोले, सुनिए ये आपको कहता है कि यदि आपका f11 फंक्शन है, f आपका 11 फंक्शन है और g भी आपका 11 फंक्शन है, तो गॉफ 11 होगा। यदि fx आपका 11 फंक्शन है, gx इज ऑल्सो 11 फंक्शन, तो आपका गॉफ 11 होगा। एक तो बात ये, दूसरा आपका ये है कि अगर आपका f और g सेपरेटली ऑन टू फंक्शन है तो गॉफ भी आपका ऑन टू होगा। सेकंड क्वेश्चन ही आपसे पूछ रहे हैं, हम इस पे बात करेंगे। तीसरा क्या है, अगर मैं बोलूं कि गॉफ अगर 11 है तो f और g दोनों को 11 होना जरूरी है, ये मैंने आपसे पूछा। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर गॉफ ऑन टू है तो इज इट नेसेसरी दैट f एंड g बोथ सेपरेटली आर ऑन टू फंक्शन। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, पहले तो हम डायरेक्ट एंड देन रिवर्स भी मैंने आपसे पूछा। तो देखो यहाँ पे ये जो f है ये तो कैसा फंक्शन है, f कैसा फंक्शन है, मैनी वन इनटू, g कैसा फंक्शन है, मैनी वन इनटू, और जो गॉफ आ रहा है वो भी कैसा आ रहा है, मैनी वन इनटू, है ना। हम कोई कंक्लूजन नहीं बता रहे कि ऐसा है तो ऐसा होगा, है ना। ये तो एक क्वेश्चन था जो मैंने कर दिया। अब हम ये 4 क्वेश्चन पे काम करते हैं, देखते हैं कि अगर f11 हुआ, पहला कंडीशन g भी 11 हुआ तो गॉफ भी 11 आता है क्या, देखते हैं, है ना। सो देखिए ये 4 पार्ट हम कंसीडर करेंगे। f डिफाइंड है a टू b, g डिफाइंड है सेट b टू c, और ये दोनों सेपरेटली 1 1 है, f एंड g बोथ आर 1 1, तो गॉफ a टू c इज ऑल्सो 1 1। ये प्रॉपर्टी है, मुझे प्रूफ करना है। समझिए क्या गिवन है आपको, गिवन क्या है, f a टू b इज 1 1, दैट इज यदि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है तो फिर x1 भी किसके इक्वल होना चाहिए, बोलो x2 के, ये हमें गिवन है। सिमिलरली g डिफाइंड फ्रॉम सेट b टू c and is also 1 1, that is the g of alpha is equals to g of beta, तो अल्फा भी किसके इक्वल होगा, बोलिए बीटा के, ये भी मुझे गिवन है। तो वो कह रहा है कि जो गॉफ है, गॉफ डिफाइंड फ्रॉम a टू c इज ऑल्सो 1 1 प्रॉपर्टी है, ये मुझे प्रूव करना है। सो वी हैव टू प्रूव, मुझे ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि सुनिए, यदि आप ऐसे लेते हैं कि गॉफ x1 इज इक्वल्स टू गॉफ x2, तो मुझे ये प्रूव करना है कि x1 भी किसके इक्वल होगा, x2 के 1 1 होने के लिए, क्योंकि यही तो डेफिनेशन होती है 1 1 की। फिर मैं आपको 1-2 एलिमेंट्स वगैरह लेकर के भी प्रूव कर दूं। तो अगर गॉफ x1 गॉफ x2 के इक्वल है, तो सुनिए मेरी बात सुनिए, इसको मैं ऐसे लिखूं, ये दोनों इक्वल ही तो होते हैं, g ऑफ f ऑफ x1 एंड g ऑफ f ऑफ x2 होते हैं नहीं होते, बताइए। अब ये f ऑफ x1 और f ऑफ x2 g के लिए क्या है, इनपुट है, जैसे कि अल्फा ही बेटा, थोड़ी देर के लिए आप इसको अल्फा मान लें, इसको क्या मान लें, बीटा, थोड़ी देर के लिए। तो g ऑफ अल्फा इज इक्वल टू g ऑफ बीटा मुझे गिवन है कि अगर ऐसा है तो अल्फा किसके इक्वल हो जाता है,
बीटा के। तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा, दैट मीन्स एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। ये मैंने कहां से लिया? बाय इक्वेशन नंबर 2 से। अगर एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के इक्वल हैं तो बाय इक्वेशन नंबर 1 चेक कर लो, आपको x1 किसके इक्वल मिलेगा? x2 के। तो अगर g एफ एक्स x1 यानी गॉफ x1 पे गॉफ x2 पे इक्वल है तो x1 भी किसके इक्वल होगा? x2 के। ये 1 1 की कंडीशन हो गई। अब समझ हम लोग है ना ऐसे ले लेते हैं, ये a b और ये c, a टू b फंक्शन, b टू c आपका g फंक्शन। 1 2 3 ले लो, अल्फा बीटा गामा, ये इस पे क्या, ये इस पे 1 1 है, ठीक है। यहाँ ले लो u v w, है ना, और डेल्टा ले लो। अब ये चला गया इस पे क्योंकि ये भी 1 1 है, ये इस पे ले लिया, ये इस पे ले लिया। तो आपको बताना है f11 g11, तो गॉफ भी 1 1 होगा क्या? तो देखे जरा, गॉफ भी 1 1 है क्या? ये g ऑफ f 1 2 3 और u v w डेल्टा 1 1 किस पे? अल्फा, अल्फा किस पे गया? b पे, तो ये किस पे कनेक्ट हो गया? इस पे। 2 गामा पे और गामा w पे, ठीक है। 3 बीटा और बीटा u पे है क्या? 1 1। हाँ जी, हाँ ये नहीं, ये तो ना इस गॉफ का एरो है। एक मिनट, ये तो इसके लिए लगाया मैंने। देखो 1 किस पे गया? अल्फा पे, अल्फा किस पे गया? बी पे। 2, हाँ 2 किस पे गया? गामा और गामा डब्ल्यू पे। 3 बीटा और बीटा किस पे गया? यू पे। तो यहां ले लेते हैं यू और ये डेल्टा। क्या हो गया? 1 1 प्रूव हो गया। अब ये कह रहा है सेकंड, देखो इसका मतलब अगर एफ आपका सेपरेटली 1 1 है, जी आपका सेपरेटली 1 1 है, तो गॉफ भी आपका क्या होना चाहिए भाई? 1 1 होना चाहिए। ये कह रहा है एफ और जी आपका अगर सेपरेटली ऑन टू है तो गॉफ भी आपका क्या होना चाहिए? ऑन टू होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। तो ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं, बी, हाँ लो, तो 1 2 3 यही ले लो, अल्फा बीटा गामा, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, किसी पे भी किसी को भेज दो, ऑन टू हो गया, हो गया ऑन टू। और यहां पे मैंने ले लिया P एंड Q, इसको इस पे भेज दो, इसको इस पे भेज दो, इसको इस पे भेज दो, हो गया ऑन टू। अब मुझे कोई 1 1 थोड़ा ना लेना है कि मैडम आपने मैनी 1 ले लिया, हाँ मेरे को अब ऑन टू वाला केस लेना है। तो देखो फिर गॉफ क्या बनेगा? 1 2 3 और P एंड Q, तो 1 अल्फा, अल्फा P पे, तो 1 P पे, 2 बीटा, बीटा Q पे, और 3 ऑन टू। ऐसा। अब सुनो सी, ये कह रहा है, पहले ये देख लो, ये दोनों देख लो। चलो एफ और जी सच दैट गॉफ आपका क्या है? 1 1 है, गॉफ आपका 1 1 है। अभी तो क्या कह रहा है कि अगर एफ और जी सेपरेटली 1 1 है तो गॉफ डेफिनेटली क्या होगा? 1 1। एफ एंड जी सेपरेटली ऑन टू है तो गॉफ भी क्या होगा? ऑन टू। अब आपको ये पूछ रहा है, रिवर्स पूछ रहा है कि अगर गॉफ मेरा 1 1 है तो क्या एफ और जी को सेपरेटली 1 1 होना जरूरी है? दोनों को एक साथ, एफ एंड जी बोथ नेसेसरीली 1 1 मस्ट है क्या? सिमिलरली करिए, गॉफ ऑन टू है तो एफ और जी को सेपरेटली ऑन टू होना जरूरी है क्या? दोनों को एक साथ, ये प्रूफ है। यानी मैं अगर किसी एक को मैनी 1 बना दूं तो भी गॉफ 1 1 हो सकता है क्या? समझे आप? तो देखते हैं हम लोग, यदि मैंने एक भी एग्जांपल ले लिया जिसमें कोई भी एक मैनी 1 हो गया, दोनों 1 1 नहीं है, तो भी काम हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है दोनों 1 1 हो, या इज इट नॉट नेसेसरी कि दोनों ऑन टू हो गॉफ को ऑन टू होने के लिए। अगर गॉफ आपका ऑन टू है तो जरूरी नहीं है कि ये ऑन टू हो, ठीक है। अब देखते हैं, देखो एक फंक्शन लेते हैं, सी वाले पार्ट को प्रूव करने के लिए एक लेते हैं। एफ मैंने लिया 1 2 3 4 A to B, और ये ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 A to B, और G डिफाइन कर रहे हैं हम B to C। तो
वो क्या लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 ही ले लो। अब देखो A to B, B to C, ये F और ये G। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे ले लिया मैंने, इसको ले लिया मैंने 1 1। अच्छा, अब 1 2 3 4 5 6, ये इस पे चला गया, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, और 5 और 6 दोनों को इस पे ले लिया मैंने। तो मैंने क्या देखा कि F तो आपका क्या है 1 1 के लिए देख लो, मैं C वाला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। F तो क्या लिया मैंने 1 1, G मेरा 1 1 नहीं है, G मैंने क्या लिया मैनी 1। अब जरा देखें गॉफ क्या बनता है, गॉफ देखें, यहां देखें, ये गॉफ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो किस पे चला गया 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, बस 1 1 है, हाँ है। तो 1 1 था तो G को 1 1 होना जरूरी नहीं है, G तो 1 1 नहीं था। F क्या लिया आपने, ये F क्या लिया आपने 1 1, ये G आपने क्या लिया मैनी 1, लेकिन हमने क्या देखा कि F ऑफ G तो क्या आ गया 1 1। इसका मतलब सुनो, if GOF is 1 1, it is not necessary that both F and G should be 1 1। नहीं जरूरी है कि दोनों सेपरेटली 1 1 हो। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब आप उल्टा भी करके देख सकते हो कि उसको मैनी 1 ले लो, इसको 1 1 ले लो, होता है नहीं होता है ना। मैंने एक केस देके आपको समझा दिया। अब आप डी देखें कि अगर आपका गॉफ ऑन टू है तो पता लगाएं कि एफ और जी इनको भी सेपरेटली, दोनों को एक साथ ऑन टू होना मस्ट है, या कोई एक इंटू हो गया तो भी चलेगा। डी देखते हैं, एफ ले लेते हैं हम लोग, है ना, और जी लिया मैंने, ये लिया मैंने A to B and B to C। अब देखो इससे देखते हैं, अब क्या है, इसको तो कनेक्ट कर देते हैं इससे, इसको इससे कर देते हैं, और इसको दोनों इस पे कर देते हैं, यानी इसको तो ले लेते हैं इनटू, है ना, और इसको इससे, है ना, इसको इससे कर देते हैं, और इसको भी इससे कर देते हैं। इसको क्या ले लिया मैंने, जी को ऑन टू। तो जरा देखें गॉफ आपका ऑन टू आता है नहीं आता है ना। गॉफ डिफाइन करते हैं, गॉफ 1 2 3 4 1 2 3, ये 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 3 पे, और 3 पे, 3 पे। तो क्या ऑन टू आ गया ना आपका। कोई भी एक एलिमेंट कोडोमेन का मिस नहीं होता, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। लेकिन मैंने एफ को तो ऑन टू लिया ही नहीं था, इसका मतलब क्या है, इफ, है ना, ये गॉफ होगा, इफ, है ना, इफ गॉफ इज ऑन टू then it is not necessary that F and G both are on to। आई बात समझ में, क्लियर है।
तो अगर आपका F11 है, G11 है तो GOF11 होगा, F on 2 G on 2 तो GOF on 2 होगा। यदि आपका GOF on 2 है ना, GOF on 2 है तो दोनों को सेपरेटली on 2 होना जरूरी नहीं है, दोनों को एक साथ on 2 होना जरूरी नहीं है यदि on 2 है तो। और अगर आपका GOF11 है, देखिए GOF11 है तो दोनों को 11 होना जरूरी नहीं है, GOF on 2 है तो दोनों को on 2 होना जरूरी नहीं है। समझ आया? नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट फंक्शंस के बाद कंपोजिट फंक्शंस एंड इनवर्टिबल फंक्शंस, इसको समझते हैं। इनवर्टिबल फंक्शंस, पहले तो ये समझते हैं कि ये इनवर्टिबल फंक्शन क्या है, फिर हम ये देखते हैं कि इसको निकालते कैसे हैं, है ना। तो सुनिए ध्यान से समझ, ये जो फंक्शन हमने बनाया, मैंने कहा कि इसका इनपुट कौन है, x, और आफ्टर प्रोवाइड सम इनपुट अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, आफ्टर फंक्शनिंग इट प्रोवाइड्स यू आउटपुट, और हम लिखते हैं y इक्वल्स टू f ऑफ x। बोलो लिखते हैं नहीं लिखते हैं? दैट मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ x। क्लियर है? क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम f को डिफाइन कर रहे हैं। सुनिए, f डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम x टू y। यदि मैं f को x टू y डिफाइन कर रही हूं, वेयर x इज द इनपुट ऑफ दिस फंक्शन, y इज द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन, ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है जिसका इनपुट तो y बन जाए और आउटपुट बन जाए x, हो सकता है। यानी जहां आप x टू y डिफाइन कर रहे हैं वहां आप डिफाइन करें y टू x, और जब आप इसको ऐसे डिफाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं f इनवर्स। और इसका इनपुट क्या बनेगा, जो इसका आउटपुट था, देखो f के लिए जो इनपुट है वो इसका आउटपुट बनेगा, जो आउटपुट था वो क्या बन जाएगा, इनपुट। समझिए, जैसे ये कोई फंक्शन है 1 2, ठीक है, या ऐसे लिख लो 1 अल्फा 2 बीटा, छोटा सा एक ले लो, तो f इनवर्स क्या बन जाएगा, इसका डोमेन कौन है, इसका डोमेन ये निकलवाते हैं वहां पे रिलेशन में और फंक्शन में 11th क्लास में ना। तो डोमेन ऑफ f कितना हो गया, बोलो 1 and 2, एंड रेंज कितना हो गया, बोलिए, रेंज मतलब y अल्फा बीटा। अब आपने क्या किया, f इनवर्स, तो 1 कॉमा अल्फा इज अल्फा कॉमा 1 एंड 2 कॉमा बीटा इज बीटा कॉमा 2। तो डोमेन ऑफ f अब कौन हो गया, अल्फा बीटा, जो पहले क्या था, रेंज, रेंज ऑफ f, और डोमेन ऑफ f इनवर्स, डोमेन ऑफ f इज रेंज ऑफ, बोलो f इनवर्स। तो जो पहले डोमेन था वो रेंज हो गया, जो रेंज था वो यानी a क्रॉस b नाउ कन्वर्ट इनटू b क्रॉस a, होता है ना ऐसा। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं a कॉमा b, तो आप लिखते हैं b कॉमा a। आप 1 कॉमा 2 एक पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या आप 2 कॉमा 1 नहीं लिखते हैं क्या? तो जो पहले एब्सिसा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो अब ऑर्डिनेट हो गया, जो ऑर्डिनेट था नाउ बिकम्स इट्स एब्सिसा। तो ऐसा फंक्शन जिसका इनवर्स हमें निकालना है, उसके लिए कंडीशन देखें। यानी देखो सिंपल सी बात है, अब y इसका इनपुट है, x इसका आउटपुट है, ये तो सिंपल भाषा में मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाया, इसमें कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं। अब हम देखेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन कैसे निकालते हैं और किन फंक्शन के लिए निकालते हैं, वो आप समझ। जैसे रिलेशन है ना, रिलेशन का सबसेट क्या है, रिलेशन का एक पर्टिकुलर केस क्या है, फंक्शन। तो रिलेशन में क्या होता है, किसी को भी किसी से कनेक्ट कर दो। फिर मैंने आपको बोला कि भाई उसमें भी टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं, हमने पढ़ा ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी, सिमेट्रिक। हम उसी तरह से इसमें क्या है, यदि आपके फंक्शन का इधर का हर एलिमेंट इधर से यूनिक कनेक्ट हो तो हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, राइट। अब इसी में इन्वर्टिबल फंक्शन की कंडीशन देखो एक फंक्शन कंसीडर करते हैं हमने, ये फंक्शन मैंने लिया 1 2 3 अल्फा बीटा, ये कनेक्ट हो गया यहां से। कैसा फंक्शन है, सुनिए, ये है, बोलो कैसा फंक्शन है, मैनी 1 और 2।
कैसा फंक्शन है, मेनी वन ऑन टू। ये इसका x था, ये इसका y था। अब क्या करना है, f इनवर्स लेना है मुझे, f इनवर्स। तो आपने कहा जो आउटपुट था वो इनपुट बना दो और जो इनपुट था वो आउटपुट बना दो। तो अल्फा किस पे कनेक्टेड है, ये कितना हो गया 1 अल्फा 2 बीटा 3 बीटा। बोलो फंक्शन है, ये फंक्शन है एंड फंक्शन में भी कौन सा है, मेनी वन ऑन टू। अब ना रिवर्स कर देना, अल्फा 1 बीटा 2 बीटा 3, इज इट फंक्शन? नो, यहाँ से डाइवर्जिंग रे हो गई, v बन गया, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है और हम इसका इनवर्स निकाल रहे हैं। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि जो मेनी वन ऑन टू होता है ना, उसका इनवर्स निकलता नहीं है और जो इनवर्स आता है वो फंक्शन बनता नहीं है। इनवर्स फंक्शन नहीं बोल सकते हम, इनवर्स नहीं है। अच्छा एक और केस लेते हैं, सुनिए, ये x और y और ये फंक्शन 1 2 3 4 अल्फा बीटा है ना, इसको इस पे कनेक्ट कर दो, इसको इस पे, इसको इस पे, इसको इस पे। अब ये क्या हो गया, मेनी वन इंटू मेनी वन इंटू। अब जब आप इनवर्स ले रहे हैं तो ये अल्फा बीटा और ये 1 2 3 4, बोलो इनवर्स ले लो ना। अभी सारे किस पे चले जाएंगे, 1 अल्फा किस पे जा रहा है, 1 पे, फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे। क्या फंक्शन है ये, बीटा तो कनेक्ट ही नहीं हुआ, नॉट फंक्शन। एक बात फिर मेरे समझ में आई कि जो मेनी वन इंटू होता है ना, उनका भी इनवर्स नहीं निकाल सकते। मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इंटू दोनों ले लिया मैंने। अब हम 1 1 ऑन टू लेते हैं, 1 1 इंटू 1 1 इंटू हो गया 1 1 इंटू, ये तो क्या निकाला f। चलो इनवर्स ले लो, है फंक्शन नहीं, तो फिर मेनी वन ऑन टू का भी फंक्शन इनवर्स नहीं निकल रहा और मेनी वन इंटू भी नहीं है, 1 1 इंटू भी नहीं है। तो जरा देखें, अब क्या ले लें, 1 1 ऑन टू 1 2 3 P Q R, ये इस पे। एक्चुअली क्या है, जब भी आप यहाँ पे सुनिए, जब भी आप यहाँ पे मेनी वन लेंगे तो मेनी वन से क्या होगा, इधर पे ये ऐसा आएगा, ये जाकर के जब उल्टा होगा तो ये वी शेप बना देगा। जो वी शेप इधर बन गई है वो शेप उधर बनेगी, तो फंक्शन नहीं है, क्योंकि इधर का तो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। जब भी आप इनटू लेंगे, इनटू मतलब इधर का कोई ना कोई एक एलिमेंट आप मिस कर देंगे, एटलीस्ट 1, और जब ये उधर जाएगा तो फिर उसका हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो भी इनवर्स डिफाइंड होगा। अब जब आप 1 1 ऑन टू दोनों ले रहे हैं तो इधर के सारे एलिमेंट्स है ना, इधर के सारे एलिमेंट्स कनेक्ट कर रहे हैं, वो तो होगा ही फंक्शन के लिए। इधर का भी कोई मिस नहीं कर रहे हैं, जब इधर का कोई मिस नहीं कर रहे हैं तो ये उधर जाकर के एक भी यहाँ नहीं छूटेगा। दूसरा 1 1 है, एक एक पे कनेक्ट हो रहा है, तो उधर जाकर के भी एक एक पे कनेक्ट होगा। तो 1 1 ऑन टू के केस में जब मैंने इनवर्स डिफाइन किया, देखिए P Q R 1 2 3, यहाँ इनवर्स तो 1, फिर उसके बाद R किस पे, 2 पे, और Q 3 पे, तो ये इनवर्स अब डिफाइंड है। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि इनवर्स है ना, फॉर इनवर्स ऑफ ए फंक्शन is defined or exist when it is 1 1 on to, when it is bijective function। तो सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का ही आप इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स डिफाइन करने के लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव होना मस्ट है। समझ में आई बात? यदि फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, यू कैन नॉट डिटरमाइन इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। सो फर्स्ट चेक द बाइजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन, राइट, एंड देन प्रोसीड टू कैलकुलेट द इनवर्स। अब क्या करेंगे, आपने पता लगा लिया कि ये फंक्शन इनवर्स है, ये फंक्शन इनवर्स है, तो सुनिए क्या करते हैं, फिर एक मेथड है, सुनिए। फर्स्ट चेक स्टेप्स बता देती हूं मैं आपको।
करते क्या है, दो मेथड है दोनों। फर्स्ट चेक बाइजेक्टिविटी, बाइजेक्टिविटी ऑफ गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन, ठीक है। अच्छा, बाइजेक्टिविटी चेक करने के लिए वो डोमेन को डोमेन देखते हो ना आप भाई, ऑन टू बनने के लिए रेंज को डोमेन की इक्वल होना चाहिए। 1 के लिए आप x देखोगे ही देखोगे, है ना, क्योंकि हमने देखो एक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था उसमें x स्क्वायर n टू n भी डिफाइंड है, r टू r भी डिफाइंड है, z टू z भी डिफाइंड है, और आंसर सब में वेरी करता है। तो जब डोमेन एंड को डोमेन आपका चेंज हो जाता है तो आंसर चेंज हो जाता है, फंक्शन के लिए उसकी इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी चेंज हो जाती है। तो आप ध्यान रखें, बाइजेक्टिविटी चेक करने के बाद देखिए अब आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y। जनरली y इन टर्म्स ऑफ x होता है ना, लेकिन रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y, दैट इज, सुनिए, यदि आपका g ऑफ fx आइडेंटिटी फंक्शन x के बराबर है, आइडेंटिटी फंक्शन x के बराबर है, और f ऑफ gy आइडेंटिटी फंक्शन यानी y के बराबर है, इसको ऐसे भी बोलते हैं ix और इसको ऐसे भी बोलते हैं iy, आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू x। जैसे रिलेशन में हमने पढ़ा था आइडेंटिटी रिलेशन और एक पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन में और कोई एलिमेंट नहीं आता, 1 1 आता है, 2 2 आता है, मतलब a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, है ना। तो यदि g ऑफ fx निकालें आप और वो आपका आइडेंटिटी फंक्शन आता है जिसको i और x, आइडेंटिटी ऑफ x है ना ऐसे, और f ऑफ gy निकालें आप और वो y आता है यानी आइडेंटिटी y, मतलब समझे, ix का मतलब x, iy का मतलब y, then g is इनवर्स ऑफ f, इनवर्स ऑफ f, और वाइस वर्सा, क्या मतलब, f इज इनवर्स ऑफ g, ये यानी सुनो, इसको और मैं शॉर्टकट बताऊं तो बाइजेक्टिविटी के बाद x को आप y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब आपका जो x है, जो पहले y था वो तो इनपुट बन जाएगा, आउटपुट जो था वो तो क्या बन जाएगा, इनपुट, और जो पहले x था यानी इनपुट वो अब क्या बन जाएगा, आउटपुट, जिसको आप बोलते हैं f इनवर्स x। ये काम करेंगे, जो y था वो x बन जाएगा, जो x था वो y बन जाएगा, y कौन, f इनवर्स x, है ना। तो इतना नोट कर लें, फिर मैं आपको समझाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि अगर आपका फंक्शन x टू y जा रहा है तो इनवर्स कैसे आता है, y टू x, जो x था वो y, जो y था वो x हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए दैट फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव नहीं है तो नहीं होगा, है ना, वो आपको मैंने बता ही दिया, फिर तो फंक्शन ही नहीं है। और ये स्टेप्स, इन पे काम करेंगे हम। सो देखिए, अ फंक्शन डिफाइन x टू y, है ना, टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g y टू x, उल्टा कर दो, सच दैट गॉफ क्या है, ये डेफिनेशन है इसकी। यदि आप g ऑफ fx निकालें, क्योंकि हम कंपोजिट फंक्शन से इन्वर्टिबल का रिलेशन देख रहे हैं, तो गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए यानी x आना चाहिए, एंड ये चूंकि ये y का फंक्शन है आप इसको ऐसे लिखते हो f ऑफ g y, तो ये कितना आना चाहिए, y में आना चाहिए, और इसको आप लिखते हो g ऑफ fx, तो ये x आना चाहिए। देन g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f एंड डिनोटेड बाय f इनवर्स। देखिए मैं आपको समझाती हूँ इस एग्जांपल के थ्रू। इस एग्जांपल को देखिए, आपको फंक्शन गिवन है ये, ऑब्वियसली x क्या नहीं होगा यहाँ, 7/5, सो इसके डोमेन में से इन्होंने 7/5 निकाल रखा है। ये क्यों हटा रखा है इसको बाद में देखेंगे, है ना, ये क्यों हटा रखा है, ऑब्वियसली y की वैल्यू में डिनोमिनेटर में 3/5 के लिए 0 बन रहा है, इसलिए हटा रखा है। तो आपको ना y इक्वल्स टू fx, ये गिवन है 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। मैंने यही तो लिखा, क्या लिखा मैंने, आप स्टेप्स को ध्यान से देखो। बाइजेक्टिविटी चेक करने के बाद, है ना, बाइजेक्टिविटी यहाँ पे तो क्या है, अभी चलो इसकी बाइजेक्टिविटी भी चेक कर लेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको बता रही हूँ कि ये माइनस माइनस क्यों कर रखा है। रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y, ये तो समझ में आ गया। इसके लिए
फंक्शन का डिनोमिनेटर इस x की वैल्यू के लिए क्या बनता है 0। अब y के लिए देखेंगे, यहां से x कॉमन ले लो, 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 7y प्लस 4, तो x कितना आ गया 7y प्लस 4 अपॉन 5y माइनस 3। तो क्लियरली देखो y इज क्या होना चाहिए 3/5 नहीं होना चाहिए। अब g क्या है, सुनो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये x टू y है, ये x टू y है, तो g क्या है ध्यान से समझिए, y टू x है कि नहीं, ये x टू y है तो ये y टू x हो गया, है ना। तो ये कह रहा है कि फॉग और गॉफ यदि आप x का फंक्शन ले रहे तो आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। तो चलिए अब आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए, ये तो मैं प्रूफ कर दूंगी, साथ में मैं ये भी प्रूफ कर दूंगी कि अगर ऐसा आता है आइडेंटिटी फंक्शन तो g क्या है, g f का इनवर्स है एंड विच इज डिनोटेड बाय g इक्वल टू f इनवर्स। ठीक है ना। अब सुनिए, पहले तो इसकी बाइजेक्टिविटी चेक करें, बाइजेक्टिविटी चेक करें तो 1 चेक करते हैं। चलिए 1 फंक्शन होने के लिए f ऑफ x1 यदि आपका f ऑफ x2 के इक्वल है तो x1 शुड बी इक्वल टू x2, तो 3x1 प्लस 4 ऐसा हमने पहले भी किया था, 5x1 माइनस 7 एंड 3x2 प्लस 4 अपॉन 5x2 माइनस 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3x1 प्लस 4 5x2 माइनस 7 फिर 5x1 माइनस 7 है ना, 3x2 प्लस 4, दिस इंटू दिस कितना 15x1 x2 माइनस 28 माइनस 21x1 प्लस 20x2, इधर आ जाओ 15x1 x2 उड़ा दो इनको दोनों साइड से और माइनस 28 भी जाएगा, वो दिख गया हमको, और यहां से 20x1 माइनस 21x2, इसको जो है इधर ले आओ तो 41x1 उधर ले आओ 41x2, तो x1 इक्वल्स टू x2, तो कैसा फंक्शन है ये 1 1। अब रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y, तो y सब लेगा लेकिन y क्या नहीं लेगा 3/7, वो मैंने लिखा, तो y बिलोंग्स टू r माइनस 3/7, और यही कौन है इसका ध्यान से देख लो कोडोमेन है, इससे कैसा फंक्शन हो गया ऑन टू, तो 1 1 एंड ऑन टू दोनों मैंने प्रूफ कर दिया, दैट मीन्स ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब सुनिए, जो पहले x बन रहा था वो अब y बनेगा, जो y बन रहा था वो x बनेगा, उल्टा, तो ये जो x है ये क्या हो जाएगा अब आउटपुट, हाँ तो x को तो लिखेंगे हम लोग f इनवर्स x, जिसको आप g नाम दे रहे हो, है ना, और ये कितना हो गया 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5y माइनस 3, ये इसका इनवर्स 5x माइनस 3, x में रिप्रेजेंट किया ना आपने। अब सुनो एक और बात, इसमें मुझे ये प्रूफ करना है कि अगर ये कहता है, ये तो ठीक है आपका एक मेथड होगा, ये कह रहा है कि अगर गॉफ आइडेंटिटी है, फॉग आइडेंटिटी है, तो ये जी एफ का इनवर्स होगा और एफ जी का इनवर्स होगा, दोनों वाइस वर्सा मैंने लिखा है ना, दोनों होगा, ये देखो वाइस वर्सा। तो जरा प्रूफ करें, हम प्रूफ करें, क्या प्रूफ करते हैं कि जी ऑफ एफ एक्स एक्स के इक्वल आएगा, ये जरा प्रूफ करें, तो लेफ्ट हैंड साइड से करिए आप, चलिए अटेम्प्ट करें, देखें g ऑफ एफ एक्स। अब सुनो एफ एक्स कितना है आपके पास 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 एंड जी एक्स कितना है आपका 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, तो g ऑफ एफ एक्स क्या बनेगा, जहां जहां यहाँ x है वहां कितना पुट कर देंगे आप एफ एक्स, अरे ध्यान से देखो x की जगह क्या आ जाएगा एफ एक्स, तो 7fx प्लस 4 अपॉन 5fx माइनस 3, तो 7fx कितना, हाँ पुट कर दो, प्लस 4 अपॉन 5fx माइनस 3।
सिंप्लीफाई कर लो, देखो 21x 28 20x माइनस का 28 डिवाइडेड बाय 15x 20 माइनस प्लस 21 कुछ कटता है क्या? हाँ, है ना, और ये कट गया, ऊपर में कितना है 41x डिवाइडेड बाय 41, सो दिस विल बी इक्वल्स टू x। सिमिलरली देखो एक और करके बताती हूँ मैं आपको, f ऑफ gx, ये भी कितना आना चाहिए x, g ऑफ fx भी आइडेंटिटी आना चाहिए, यहाँ देखें, और ये भी, यदि y का फंक्शन लेते हो तुम लोग तो इसको y प्रूफ कर देना, उसमें क्या दिक्कत। तो fx में x की जगह आप gx डालें, gx, तो 3gx प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5gx माइनस का 7, तो 3gx कौन 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 प्लस 4 5 7x प्लस 4 5x माइनस 3, सॉल्व कर लो 21x 20x माइनस 12, नीचे क्या 35x प्लस 20 माइनस 35x प्लस 21, काटिए, ये इससे कटा 41x अपॉन 41x। तो अगर आपका सुनो गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन है, फॉग आइडेंटिटी फंक्शन है, तो यहां से आप लिख सकते हैं g इक्वल्स टू f इनवर्स और f इक्वल टू g इनवर्स। क्लियर है ना? तो फिर देखो ये वाला जो है, ये जो आपको गिवन है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा f इनवर्स, यानी ये जो फंक्शन गिवन है आपको fx, उसी का इनवर्स है। तो वो मैंने आपको देखो पहले ही बता दिया है ना, f इनवर्स कितना हो जाएगा ये, यानी x को जब y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो इसको तो आउटपुट बोल दो, आउटपुट कौन f इनवर्स, और y को रिप्रेजेंट कर दो इनपुट से, यानी जो इनपुट था वो आउटपुट, जो आउटपुट था वो इनपुट। और इसके लिए फॉग एंड गॉफ बोथ विल बी आइडेंटिटी फंक्शन यानी x। ये प्रॉपर्टी देखो, थ्योरम नंबर 1, f डिफाइंड फ्रॉम x टू y एंड y डिफाइंड, g डिफाइंड फ्रॉम y टू z। तीन कंपोजिट फंक्शन है, तीन फंक्शंस का कंपोजिट है h z टू s, देन h ऑफ g ऑफ f, h ऑफ g o f, ये आपको प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये तो हमें पता ही है कि हम इसको क्या लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं g ऑफ fx, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं h ऑफ g ऑफ fx। भाई देखें, यदि आपके पास ऐसा लिखा रहता है ना, तो आप क्या लिख देते हैं उसको f ऑफ gx, ये दोनों इक्वली होते हैं, वो ही काम हमने किया। अब राइट हैंड साइड को भी ऐसे ही प्रूफ कर देते हैं h ऑफ g, तो इसको कैसे लिखेंगे h ऑफ g, और इसको कैसे लिखेंगे fx, दोनों इक्वली हैं, इसमें क्या बताएं, मतलब साफ नजर आता है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखो, इफ f क्या है x टू y और g क्या है y टू z, बी टू इन्वर्टिबल फंक्शंस, है ना, टू इन्वर्टिबल फंक्शंस, तो आपको ये प्रूफ करना है। चलो एक बार आप ट्राई करें। सो देखो, मैं आपको ना इसको प्रूफ करने से पहले कुछ समझाती हूँ। अगर आपका ना ये है x टू y, राइट, और g क्या है y टू x, दोनों इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं g ऑफ fx, इसको क्या प्रूफ करते हो आप ix, यानी कैपिटल X, एंड f ऑफ g ऑफ y, इसको क्या प्रूफ करते हैं आप iy, यानी y। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, यदि मैं ये प्रूफ कर दूं कि g ऑफ fx x के इक्वल है और f ऑफ gy y के इक्वल है, तो यहां से क्या पता चलता है g इज इक्वल टू f इनवर्स
या फिर f इज इक्वल टू g इनवर्स, है ना। ये कह रहा है कि f और g बी टू इन्वर्टिबल फंक्शंस, देन गॉफ इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, ठीक है, एंड उसका जो इनवर्स है वो ऐसा बनेगा, ये बनेगा। तो ये जो थ्योरम नंबर 1 है उसको लेते हुए और इस प्रॉपर्टी को लेते हुए मुझे ये प्रूव करना है। थ्योरम नंबर 1 को यूज करते हुए और इस प्रॉपर्टी को, जो मेरी इन्वर्टिबल फंक्शंस की जो डेफिनेशन है उसको यूज करते हुए हमें ये प्रूव करना है कि गॉफ का जो इनवर्स है वो इसके इक्वल आएगा, यानी ये जो फंक्शन है वो इसके इनवर्स के इक्वल आएगा। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है या जो ये f है उसका इनवर्स इसके इक्वल आएगा, समझे आप। जैसे ये कोई अल्फा है तो अल्फा का इनवर्स इसके इक्वल आएगा, और वो अल्फा यहाँ कौन है, f, तो f का इनवर्स किसके इक्वल है, g के। ऐसे मुझे प्रूव करना है। तो यदि ऐसा होता है तो g ऑफ fx ix के इक्वल होगा ना, और ये इसके इक्वल होगा। यानी आप मुझे बताओ क्या कैसे प्रूव करना है, करो कि आपको ये प्रूव करना है कि जो गॉफ है इन्वर्टिबल फंक्शन है, एंड विद गॉफ इनवर्स इज f इनवर्स o g इनवर्स, यानी रिवर्स में खुलेगा ये, देखिए। तो ये सफिशिएंट है यदि मुझे प्रूव करना है। यदि देखो, सुनो मेरी बात सुनो, यदि g f का इनवर्स है तो आप क्या प्रूव करते हो कि g ऑफ fx आइडेंटिटी फंक्शन है एंड f ऑफ gy y में आइडेंटिटी फंक्शन है। तो यदि इसका इनवर्स जो है इसके इक्वल है तो मुझे क्या प्रूव करना है, दिस और गॉफ। सुनो ना, जैसे f का इनवर्स है और इसके इक्वल है तो आपने क्या लिया, यहाँ g डाला। अभी किसका इनवर्स है, इसका, तो यहाँ गॉफ ये रहा, और o ऑफ दिस, यानी ये जो है ये और ये देखो, इसको ऊपर का इनवर्स हटा दो तो f ऑफ gx और g ऑफ fx आइडेंटिटी फंक्शन आने चाहिए। ऐसे अगर मैं ऊपर का इनवर्स हटा दूं तो गॉफ इसके साथ कंपोजिट फंक्शन आइडेंटिटी आना चाहिए, और उसके बाद यानी एक बार आपको लिखना है f ऑफ gx और एक बार आपको क्या लिखना है, g ऑफ fx। ये प्रूव करना सफिशिएंट है। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इनवर्स। मतलब मैं अगर ये प्रूव कर दूं कि ऐसा होल्ड करता है तो ये तो ऑब्वियस है ना कि g क्या हो जाएगा, f इनवर्स, ठीक है। तो देखो यहां से ले लो, ये कोई सा भी एक ले लो, f इनवर्स o g इनवर्स, है ना, o g f। इसको मुझे x में आइडेंटिटी प्रूफ करनी। अब बाय दिस थ्योरम नंबर 1 f इनवर्स और g इनवर्स, इसको लिख लो आप g और f इस प्रॉपर्टी से, है ना। अब सुनो, g इनवर्स g ये आइडेंटिटी बन गया, g इनवर्स g आइडेंटिटी बन गया y में, क्योंकि आपने g का जो इनपुट लिया था वो क्या लिया था यहाँ पे y, है ना। और यहाँ क्या बचा, f। बोलो बोलो, अब देखो ये क्या बन गया, f इनवर्स आइडेंटिटी है ये। तो देखा जाए तो ये और ये मिल करके, हाँ, है ना, इनपुट क्या दे देंगे, f दे देंगे, तो ये किस में आइडेंटिटी बन जाएगा, x में। और सिमिलरली आप ये प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपका f जो है x टू y, g आपका y टू z है, तो गॉफ भी इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। गॉफ का इनवर्स ना ऐसे याद रखिए, f इनवर्स कंपोजिट फंक्शन में g इनवर्स, जैसे अल्फा ऑफ बीटा का होल इनवर्स, तो आप क्या लिखेंगे, बीटा इनवर्स ऑफ अल्फा इनवर्स। क्लियर।